हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसके एजुकेशन सेंटर बीजेपी में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी के जीएस सेक्शन का अगला पार्ट को कवर करेंगे और आज मेरा इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 1000 लाइक का। आप इस 1000 लाइक को पूरा करने में मेरी सहायता करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये सेक्शन है चैप्टर वाइज, हम बोल भी दिए हैं कि चैप्टर वाइज हम कवर करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का, और ये सिर्फ एसएससी में ही नहीं, बैंक, रेलवे, बिहार पुलिस, जो भी हो, स्टेट पुलिस, टीईटी, सब में ये काम आता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं गुप्तोत्तर काल से। तो ये पहला टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न है 2016 से 18 तक का। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को डैश के चौहानों ने परास्त किया। तो आंसर होगा अजमेर। 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे। तो आंसर होगा सामंत। पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है। तो आंसर होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर डैश के द्वारा बनवाया गया था। तो ओडिशा का जो विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर है, इसको नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। हुमों का झुकता हुआ मंदिर डैश को समर्पित किया गया है। हुमों का झुकता हुआ मंदिर शिव को समर्पित किया गया है। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। पाल वंश का प्रथम शासक था गोपाल। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे। तो सोमेश्वर राज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया। वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह किया था, जो कि उसका जो शत्रु था जयचंद गढ़वाल, उसकी बेटी थी। खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है। तो आंसर होगा चंदेल। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं। तो आंसर होगा बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाएं डैश में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व शिव गुफा कहाँ स्थित है। तो एलिफेंटा गुफाओं में है। एलिफेंटा की गुफाएं डैश में स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। तो आंसर होगा एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है। तो आंसर होगा शिव को। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो आंसर होगा चंद बरदाई। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया। तो आंसर होगा सेन वंश। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। तो आंसर होगा न्याय दर्शन से। कुलीन प्रथा, पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं सैन में से किसे शासन काल से संबंधित है। सैन से। आंसर क्या होगा सैन से। सही मैचिंग यहाँ पर क्या क्या है। तो प्रतिहार कन्नौज है, पल्लव का कांची है, सैन का लखनौती, चालुक्य का वातापी है। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आंसर होगा महिपाल के शासनकाल में। होयसल, पांड्य, कदम तथा कलचुरी में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं था। तो आंसर होगा कलचुरी। संस्कृत कवि राजशेखर डैश के दरबार में रहते थे। तो आंसर होगा महिपाल फर्स्ट के दरबार में कवि राजशेखर रहते थे और ये संस्कृत कवि थे। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से सूर्य मंदिर कोणार्क को जाना जाता है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है। तो आंसर होगा जैन तीर्थकर के लिए। कौन से दो प्रमुख शहर जहां के नियंत्रण में था। तो आंसर होगा दिल्ली तथा अजमेर। परमार, चालुक्य, प्रतिहार एवं चंदेल में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुंड से नहीं है। तो आंसर होगा चंदेलों का। सूर्य मंदिर तो कौन से राज्य में स्थित है। तो आंसर होगा उड़ीसा में। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी। तो राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो आंसर होगा धर्मपाल।
भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो आंसर होगा असम। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो आंसर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अब ये ऑफलाइन ऑनलाइन 2006 से 15 तक है और 17-18 ऑनलाइन वाला एक परीक्षा का प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक वान भट्ट हैं। वान भट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। हर्षचरित तथा कादंबरी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। हर्षचरित वर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक था। तो आंसर होगा वान भट्ट। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो आंसर होगा विक्रमादित्य चैतन्य। बाकी सब सही है। वैनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में उसकी राजधानी कन्नौज आया था। चाणक्य अथवा कौटिल्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु व प्रधानमंत्री था। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री अधिकारी था, जबकि चैतन्य बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। चौथा नंबर प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो आंसर होगा तेजपाल। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर गुजरात के बघेल वंशी शासक वीरधवल के 2 मंत्रियों वास्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया था। यह मंदिर जैनियों को समर्पित है। 5वां नंबर है 5 नंबर प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो आंसर होगा चंदेल राजपूत। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर समूहों के लिए अति प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं सदी में चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ। यहाँ 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में लगभग 30 मंदिर ही शेष है। ये मंदिर हिंदू, वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। 6वां नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं? तो आंसर होगा हिंदू तथा जैन दोनों। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। ये मंदिर हिंदू, वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि दी थी? ली थी। आंसर होगा मिहिर भोज। रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदि, वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। चूंकि प्रश्न में प्रमाण शब्द पूछा गया है जो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, उसका सही वाक्य प्रभास ही होगा। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो आंसर होगा प्रतिहार। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? आंसर होगा भोज यानी कि मिहिर भोज। 10वां नंबर है, वैनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो आंसर होगा हर्षवर्धन। प्रसिद्ध चीन यात्री वैनसांग लगभग 630 से 643 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। वैनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत उसकी रचना सी युकी तथा उसके मित्र हीली द्वारा रचित वैनसांग की जीवनी से प्राप्त होता है। वैनसांग के विवरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासकीय पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। वैनसांग कन्नौज की धर्मसभा का अध्यक्ष था तथा उसने प्रयाग के 6ठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। 11 नंबर है, उस चीन यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो आंसर होगा वैनसांग। 12 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में वैनसांग भारत आया था? तो आंसर होगा हर्षवर्धन। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न को कितना बार घुमा फिरा के पूछा गया है, यानी कि ये जितना भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग जितना भी प्रश्न है सब रिपीटेशन वाला प्रश्न है और सभी जो है बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सब को ध्यान से पूरा वीडियो को अंत तक देखना है और हमारा टारगेट है कि आज इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक पहुंचाने का।
13 नंबर है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक किसे प्रदान किया गया था? तो आंसर होगा वेलसंग। हर्ष के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री वेनसंग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। 14 नंबर है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था। 15 नंबर प्रश्न है हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय था। इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। 16 नंबर प्रश्न है हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा थानेश्वर। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर में थी। 605 ईस्वी में हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन शासक बना और 606 ईस्वी में अपनी राजधानी कन्नौज बनाई और इस उपलक्ष्य में हर्ष संवत प्रारंभ किया। सत्रह नंबर प्रश्न है संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा हर्षवर्धन के द्वारा। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें 5 अंक हैं। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है। इसमें वत्सराज उदयन के अंतपुर की प्रणय कथा का वर्णन हुआ है। रत्नावली में भी 4 अंक हैं तथा यह नाटक वत्सराज उदयन तथा उसकी रानी वासव दत्ता की परिचारिका नागरिक की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन है। 18 नंबर है यात्रियों का जो जितना भी मध्यकालीन यात्री है उनका देशों के साथ मिलन करना है। अब मैचिंग किया हुआ है तो ज़्यादा यहाँ पर आंसर ही देख लेते हैं। तो मार्को पोलो इटली से था। इब्न बतूता मोरक्को में था। एंटोनियो मोनसेरेट स्पेन से। महमूद वाली बाल्खी बल्ख से था। 19 नंबर प्रश्न भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा वर्तमान बिहार राज्य में अवस्थित है। 20 नंबर है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य द्वारा। आदि शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना की। 21 नंबर है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आंसर होगा मोहम्मद बिन बख्तियार। नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों को मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। 22 नंबर है 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था प्रतिहारों ने। 738 ईस्वी में राजस्थान का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बना था। राजपूतों के इस संघ ने जुनैद इब्न अब्दुल रहमान अल मारी के नेतृत्व वाली अरब सेना को हराया था। सांची का महान स्तूप है तो यह है मध्य प्रदेश में। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रारंभ में यह ईंट निर्मित था। तत्पश्चात शुंग शासकों द्वारा इसका विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया। स्तूप का व्यास लगभग 40 मीटर और ऊंचाई 16.50 मीटर है। इसके एक ओर जंगले और तोरण द्वार अंत सातवाहन युग में बनाए गए। 24 नंबर प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो आंसर होगा नरसिंहदेव प्रथम। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंहदेव वर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। इस मंदिर के चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य का रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो चढ़ियाँ हैं उनमें उनसे 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियाँ
लगी है, मानो कि ये सातों घोड़े रथ को खींच रहे हों। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। गीत गोविंद 25 नंबर प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। इन्हें गीति काव्य कहना ज़्यादा उचित हुआ। इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से संबंधित है। 26 नंबर है, डैश सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी? तो आंसर होगा दिल्ली। तोमर उत्तर पश्चिम भारत का एक राजवंश था। तोमरों का मानना था कि वे चंद्रवंशी हैं। तोमरों ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, जिसे तोमर का दिहिलिका के नाम से पुकारते थे। 27 नंबर है, दिद्धा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? तो आंसर होगा कश्मीर। महारानी दिद्धा 980 से 1003 ईस्वी कश्मीर की महारानी थी। महारानी दिद्धा लोहार वंश के राजा सिंह राज की पुत्री और काबुल के हिंद शाही भीम शाही की पौत्री थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक होगा अगला वीडियो में मध्यकालीन भारत से हम शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो का टारगेट है मेरा 1000 लाइक का, तो आज दिन भर में हमको कम से कम 1000 लाइक टारगेट पूरा करने में हेल्प करें। थैंक यू।